नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम भूगोल पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। ये आपको लगभग प्रत्येक शिक्षक भर्ती में देखने को मिलता है, चाहे वो रीट पात्रता रहे, चाहे आपकी सेकेंड ग्रेड एसएसटी रहे या रीट मेंस रहे, सब में आपके आता है। और आप यदि भूगोल पढ़ना चाहते हैं, भूगोल सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक आपको पृथ्वी की गतियां ये आना ही चाहिए। पृथ्वी क्या है, यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि पृथ्वी क्या है। ओके, पृथ्वी क्या है भाई, पृथ्वी बताओ। तो पृथ्वी एक ग्रह है। जैसे आपको ऑप्शन दिया जाएगा पृथ्वी क्या है, ग्रह है, तारा है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ग्रह है। किसका ग्रह है? सूर्य का। तो पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है, सौर मंडल का एक ग्रह है। बिल्कुल भी, सौर मंडल क्या है? सूर्य, तारा और उसके ग्रह सब मिलके क्या बनाते हैं? सौर मंडल। तो हमारे सूर्य तारे का एक ग्रह है पृथ्वी। सौर मंडल का मतलब सूर्य तारा और उसके परिवार को कहते हैं, तो उसका एक ग्रह पृथ्वी है। ओके, अगली बात, पृथ्वी सौर मंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है। पांचवा बड़ा ग्रह। यदि हम बात करें ग्रहों के आकार के आधार पे, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण और पांचवा आपका कौन है? पृथ्वी। तो पृथ्वी सौरमंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है, ये आपको पता रहना चाहिए। ओके, इसके बाद आपसे एक सवाल बनता है कि ये ग्रह होता क्या है। आप बताओगे ग्रह क्या होता है। जैसे आपसे पूछा गया पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी ग्रह है। और अब आपसे पूछा गया ग्रह क्या है, तो आपको बताना होता है कि ग्रह ठोस पिंड है, तरल पिंड है या गैसीय पिंड है। ऐसे आपको बताना होता है। तो ग्रह क्या होता है? ग्रह एक ठोस पिंड है। ग्रह एक ठोस पिंड है। बिल्कुल, ग्रह जो होता है आपका वो ठोस पिंड होता है। ओके, एक आपकी होती है IAU। IAU क्या है भाई? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन। इसको आप हिंदी में कहोगे अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ। अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ, ये आपका अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ है। ये डिसाइड करता है कि कौन ग्रह है और कौन ग्रह नहीं है। तो आपको पता रहना चाहिए IAU ने ग्रह के लिए तीन शर्त बताई। ग्रह के लिए तीन शर्त बताई कि जो पिंड तीन शर्त पूरी करेगा उसे हम क्या कहेंगे? ग्रह। उसको हम ग्रह कहेंगे। और आपकी पहली जो कंडीशन थी वो थी कि आकार क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। आकार गोल होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि वही ठोस पिंड ग्रह होगा जिसका आकार गोल होगा। यहां इनडायरेक्ट वे में एक बात और है, आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का आकार गोल है क्यों, या कोई भी ग्रह गोल होता है क्यों। तो आपको बताना है क्योंकि ग्रह, कोई भी ग्रह होता है वो अपने अक्ष पर क्या करता है? घूर्णन गति करता है, अपने अक्ष पर घूमता है, इसलिए वो गोल होता है। तो इस बात का मतलब ये भी तो हो गया ना कि कोई भी ठोस पिंड जो अपने अक्ष पे घूमता है वो क्या कहलाएगा? ग्रह। वो ग्रह कहलाएगा। यदि अपने अक्ष पे नहीं घूमता है तो फिर वो ग्रह नहीं कहलाएगा। ओके, दूसरी बात देखिए, ग्रह के लिए क्या कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है सूर्य या तारे
अब आप कहोगे सर सूर्य और तारे दोनों क्यों लिखे? तो बेटा सूर्य भी एक तारा है, और जैसे हमारे सूर्य तारे के ग्रह हैं वैसे ही बाकी तारों के भी ग्रह हैं, लेकिन अभी तक हमने खोज नहीं की। बाकी तारों के ग्रहों की खोज नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सूर्य तारे के ही ग्रह हैं, बाकी सब तारों के भी ग्रह हैं। तो ग्रह तो बाकी तारों के भी हो सकते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ ग्रह पढ़ रहे हैं। सूर्य या तारे के चारों ओर निश्चित पथ में चक्कर लगाए, निश्चित पथ में चक्कर लगाए, ये कंडीशन है भाई। ग्रह वही होगा, वही पिंड होगा जो निश्चित पथ में चक्कर लगाएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे ये आपका सूर्य है और इसके चारों ओर कोई पिंड चक्कर लगा रहा है, मान लो एक बार वो यहां से लगा दे और अगली बार वो दूसरे रास्ते से चक्कर लगा दे, तो इसका मतलब वो पिंड ग्रह नहीं होगा। जहां से उसने एक बार चक्कर लगाया हमेशा उसी पथ से चक्कर लगाए, उसी निश्चित पथ से चक्कर लगाएगा तो ही ग्रह होगा, नहीं तो ग्रह नहीं होगा। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन है। तीसरी कंडीशन आपकी क्या है? ग्रह के लिए तीसरी कंडीशन है किसी दूसरे ग्रह के परिक्रमण पथ का अतिक्रमण ना करे, अतिक्रमण ना करे। ये कंडीशन है भी ग्रह की तीसरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपका ये सूर्य है और इसके चारों ओर ये एक चक्कर लगा रहा है, एक पिंड मान लो बुध ग्रह, ये शुक्र लगा रहा है, ये मान लो पृथ्वी लगा रही है, और ऐसे चक्कर लगाते लगाते एक पिंड कोई भी ऐसे चक्कर लगा दे, मतलब ये इसके रास्ते के अंदर चला गया, पहले वाले को काट रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है। तो जो पिंड बाहर से जाके और पहले वाले ग्रह के रास्ते को काटेगा वो ग्रह नहीं होगा। और इसी कारण आपको पता होगा हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं बताओ भी? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह? 8। पहले कितने होते थे? पहले 9 होते थे। अब 9वां ग्रह कौन था? 9वां ग्रह था आपका प्लूटो। 9वां ग्रह था प्लूटो, और प्लूटो जो था उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से किसने निकाला? तो कौन निकालेगा? आप और हम तो निकाल नहीं सकते। कौन निकालेगा? IAU। IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ निकालेगी। कब निकाला साहब IAU ने? तो 24 अगस्त 2006 को निकाला। 24 अगस्त 2006 को। क्यों निकाला? अब यही तो काम की बात है, इसीलिए हमने चर्चा की है, क्योंकि वो किसी दूसरे ग्रह का पथ का अतिक्रमण ना करे, ये IAU ने कंडीशन बताई है। और प्लूटो जो ग्रह था वो वरुण ग्रह के रास्ते को काट रहा था, वरुण ग्रह के रास्ते को ऐसे ही काट रहा था। तो आपको बताना है क्योंकि प्लूटो वरुण ग्रह के रास्ते को काट रहा था। एक बार मैंने शुद्ध लिख दिया कि अतिक्रमण ना करे, ये बहुत शुद्ध हिंदी का वर्ड है। ये काट रहा था मतलब बाहर से जाके उसको क्रॉस कर रहा था, ओवरलैपिंग कर रहा था, और इसीलिए वरुण ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। ओके जी, अब आपको दो बातें समझ में आ गई। एक बात तो ये समझ में आ गई कि पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी है ग्रह। किसका ग्रह? सौर मंडल का। आकार में कौन सा नंबर है? 5वां नंबर है। बिल्कुल साहब। अगली बात ये है आपकी कि ग्रह क्या होता है, तो ग्रह होता है ठोस पिंड, और किसको ग्रह माना जाए किसको नहीं माना जाए ये डिसाइड कौन करता है? IAU, अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन।
बिल्कुल जी। अब आप देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी वो एक यूनिक प्लेनेट है, एक अद्भुत ग्रह है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे जीवन पाया जाता है। पृथ्वी सौर मंडल का पृथ्वी सौर मंडल का महत्वपूर्ण ग्रह है। ओके जी। अगली बात, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर जीवन पाया क्यों जाता है साहब, बताओ। पृथ्वी पर जीवन पाया क्यों जाता है, बताओ भी। पृथ्वी पर जीवन क्यों पाया जाता है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ये आएगा क्योंकि पृथ्वी पर स्थायी वायुमंडल पाया जाता है। स्थायी वायुमंडल पाया जाता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पे पानी पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। ये सब बातें गौण है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पर स्थायी वायुमंडल पाया जाता है। अब यहां मैंने जो वर्ड लिखा है स्थायी, इसका मतलब क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बुध ग्रह है, बुध ग्रह पे दिन का तापमान जो होता है वो 300 से 400 डिग्री चला जाता है, और रात को तापमान माइनस में 200 डिग्री तक चला जाता है। तो दिन में पवनें गर्म होके और अंतरिक्ष में चली जाती हैं। दिन में वहां वायुमंडल रहता ही नहीं है, केवल रात को रहता है। तो बताओ, दिन में बिना वायुमंडल के वहां रहने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु सांस कहां से लेंगे, श्वसन क्रिया कहां से करेंगे? तो वहां जीवन की कोई संभावना नहीं है। कहने का मतलब है दिन रात 24 घंटे वायुमंडल चाहिए, और ऐसा केवल पृथ्वी पर है। अब सवाल आता है कि सर स्थायी वायुमंडल है क्यों? ऐसा पृथ्वी में क्या है कि पृथ्वी पे स्थायी वायुमंडल पाया जाता है? तो ऐसा क्या है बताओ भी। ऐसा पृथ्वी पे दो चीजें हैं। एक तो पृथ्वी पे क्या जाता है, गुरुत्व बल सर्वाधिक है। गुरुत्व बल सर्वाधिक है। आपने सुना होगा क्या कि यदि मनुष्य 60 केजी का है पृथ्वी पे और वो चांद पे चला जाए तो 10 किलो का हो जाएगा, उसका 50 किलो वेट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 1/6 है। ऐसे ही बाकी ग्रहों पे भी पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल कम है। और आपको एक बात का पता होना चाहिए, हवा को ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वही तो पकड़ के रखती है। ग्रेविटी ही तो पकड़ के रखती है। और जब ग्रेविटी नहीं रहेगी तो ये हवा छुटा के आसमान में चली जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी, और अंतरिक्ष में चली जाएगी तो वायुमंडल बचेगा ही नहीं। तो स्थायी वायुमंडल के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो गुरुत्व बल है। क्या है? गुरुत्व बल। एक बात। दूसरी बात क्या है स्थायी वायुमंडल के पीछे? पृथ्वी का औसत तापमान। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। पृथ्वी का औसत तापमान आप कोई भी बुक पढ़ोगे आपको लिखा मिलेगा 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप जो भी लेटेस्ट बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको लिखा मिलेगा 15.5 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले लगभग औद्योगिक क्रांति के बाद आधा डिग्री तापमान पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ गया, और अभी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आप बाकी ग्रहों को देखिए तो बाकी ग्रहों पे तापमान ज्यादा होता है। शुक्र ग्रह पे तापमान 400 डिग्री के आसपास होता है। बताओ, जहां 400 डिग्री तापमान रहेगा वहां वायुमंडल कहां से स्थायी होगा? तो पृथ्वी पर दो चीजें पॉजिटिव है, एक तो गुरुत्व बल अधिक है, और दूसरा आपका औसत तापमान जो है वो क्या है, कम है। और इसलिए पृथ्वी पर स्थायी वायुमंडल पाया जाता है, और स्थायी वायुमंडल पाया जाता है इसलिए पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, और जीवन पाया जाता है इसलिए पृथ्वी अद्भुत ग्रह है, विशेष ग्रह है।
ये आपकी बात थी। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके जी, चलो अगली बात पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के आकार की। सबसे पहले आप बताओगे पृथ्वी का आकार कैसा है? बताओ भी, पृथ्वी का आकार कैसा है? ये क्वेश्चन आ जाए मान लो एग्जाम में, पृथ्वी का आकार है और आपको ऑप्शन मिल जाए अंडाकार, अंडाकार मिल जाए, दूसरा मिल जाए गोलाकार कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है, तीसरा ऑप्शन मिल जाए दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार है, चौथा आप सबको ऑप्शन मिल जाए जियोड, जियोड। आप बताओ क्या आंसर रहेगा? 99% बच्चों के दिमाग में एक सवाल रहता है कि सर इसका आंसर आएगा कि पृथ्वी का आकार अंडाकार है, लेकिन ये बताने वाला बच्चा कभी भी ये सोचता नहीं है कि अंडा होता कैसा है। अंडा कैसा होता है? अंडा अंडे जैसा होता है, मुर्गी का अंडा। अरे तो मुर्गी का अंडा कैसा होता है बताओ? अब आप बताओगे सर मुर्गी का अंडा ऐसा होता है। देखो अभी थोड़ा सा आप साइंटिफिक तरीके से सोचिए। अंडा ऐसा होता है जिसकी 3 त्रिज्या बराबर हो, 3 त्रिज्या, ये त्रिज्या रेडियस बराबर हो और एक त्रिज्या बड़ी हो, बिल्कुल ऐसा होता है कि नहीं होता है बताओ? अब क्या पृथ्वी के एक भाग ऐसे बाहर निकला हुआ है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो बच्चा पहले इस आकृति को देख लेगा वो कभी भी नहीं बताएगा कि पृथ्वी का आकार अंडाकार है। आप याद रखें पृथ्वी कैसी भी हो सकती है लेकिन अंडाकार नहीं हो सकती। कैसी भी हो सकती है लेकिन अंडाकार नहीं हो सकती। मैंने ऑफलाइन की क्लासों में बहुत बार अनुभव किया है कि बहुत सारे बच्चे इतनी बात बताने के बावजूद भी ये कह देते हैं कि सर मैंने किताब में पढ़ा है, गाइड में पढ़ा है। कहीं नहीं पढ़ा बेटा आपने। पृथ्वी का आकार अंडाकार कभी नहीं था ही नहीं, और अंडाकार कोई किताब वाला लिखता भी नहीं है। आप अपने आप मन में इमेजिन कर लेते हो पृथ्वी का आकार अंडाकार नहीं है। तो आप बताओगे सर दीर्घवृत्ताकार है। आपको पता होना चाहिए दीर्घवृत्ताकार अंडाकार का ही नाम होता है दूसरा। दीर्घवृत्ताकार का मतलब यही होता है। अब बात आ गई गोलाकार और जियोड। ये जियोड क्या है? ये आपका अंग्रेजी से वर्ड उठाया गया है जियोइड, जीईओ, जियो। जियो मतलब पृथ्वी, आईडी, आईडी का मतलब आकार, पृथ्वी के जैसा आकार। इसकी हिंदी बनती है भू आब। भू मतलब पृथ्वी और आब मतलब आकृति। भू मतलब पृथ्वी और आब मतलब आकृति। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी जैसा है। बताओ क्या सेंस निकली इस बात में? लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही रहता है क्योंकि बाकी सब क्या है? गलत है। तो आपको समझ में आया पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार सबसे सही आंसर है भू आब। भू आब, इसी को इंग्लिश में कहते हैं जियोइड। इसको ही कह देते हैं गोलाब। गोलाब मतलब गोल के जैसा। छोटी क्लासों में यही आ जाता है संतरे जैसा। संतरा कभी गोल नहीं होता, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। संतरा जो होता है वो ऊपर और नीचे से दबा होता है। और इसी का एक नाम और भी होता है नारंगी जैसा। संतरे या नारंगी जैसा। पृथ्वी का आकार संतरे या नारंगी जैसा है। ये सारे आंसर सही है। ओके, अब आपको मैं हमेशा ये बात लिखता हूं, आज भी आपको लिखवाऊंगा क्या, कि पृथ्वी अंडाकार नहीं है। बाकी कुछ भी उत्तर कराना लेकिन अंडाकार मत करके आना। पृथ्वी अंडाकार नहीं है, बाकी कैसी भी हो सकती है, आपकी जैसी हो सकती है लेकिन अंडाकार नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रख लेना। ओके, अब आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये भूआब, गोलाब ये नाम क्यों दिया? गोल दे देते बेटा, पृथ्वी गोल है नहीं। तो सर है कैसी? देखो ऐसी है पृथ्वी। ऐसी का मतलब ऐसे। पृथ्वी जो है वो बीच से विषुवत रेखा से
उभरी हुई है, बाहर निकली हुई है, और दोनों ध्रुवों से क्या है, चपटी। चपटी मतलब दबी हुई है। आप पृथ्वी को जब विषुवत रेखा पे पृथ्वी का व्यास मापोगे तो 12,756 किलोमीटर आएगा, और जब आप दोनों ध्रुवों का मापोगे, दोनों ध्रुवों का, तो आपका आएगा 12,713 किलोमीटर। तो आप देख लो भाई, 12,713 12,756 में से घटा दो, कितना आ गया, ये आपका 43, 21 दूनी 42, यानी कि पृथ्वी दोनों तरफ बीच 21 किलोमीटर बाहर निकली है और दोनों ध्रुवों से चपटी है। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, पृथ्वी भूमध्य रेखा से, पृथ्वी भूमध्य रेखा से उभरी हुई तथा ध्रुवों से चपटी है, ध्रुवों से चपटी है, बिल्कुल साफ। पृथ्वी विषुवत रेखा से उभरी हुई है और दोनों ध्रुवों से क्या है, चपटी। ये इसका राइट आंसर था। अब आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है, ये सवाल आप गलत नहीं करोगे भाई, अभी करना तो नहीं चाहिए, फिर भी करोगे तो आपकी मर्जी है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी का झुकाव, हम बात करेंगे झुकाव की, कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है। यहां पे भी आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो बनता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री का कोण बनाती है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है। दोनों क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग मुझे बताएं पहले क्या आंसर आएगा। एक तो आप बात समझें, कोई भी वस्तु जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 का मतलब होता है एकदम सीधी, एकदम सीधी, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है एकदम सीधी, और ये मान लो 60 डिग्री का कोण बनाए तो 90 से जितना कोण कम हो गया उतना ही क्या हो गया, झुकाव। तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती है। यदि 90 का बनाती तो इसका मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे सीधी होती, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पे कोण बनाती है। यहां आप बना के देख सकते हो, तो यहां कोण बनाती है 66.5 डिग्री का। कितने का कोण बनाती है, 66.5 का। तो झुकाव कितना हो गया, अब कितना हो गया आप बताओ भी, कितना झुकाव हो। तो बेटा ये 90 डिग्री थी, 90 डिग्री का मतलब सीधा, और अब जितना कोण कम बनाया उतनी क्या हो गई, झुक गई। तो कितनी हो गई, आप 90 में से और 66.5 घटा दो, तो आपका उत्तर आ गया 23.5 डिग्री। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, बिल्कुल साहब, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यहां झुकी हुई है। यदि ये 90 डिग्री का कोण बनाती तो सीधी होती, लेकिन अभी कोण बना रही है 66.5 डिग्री का। यहां से आपकी हर बात क्लियर होगी। अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए झुकाव का, आप आराम से कर सकते हो। कैसे, एग्जाम तो साहब एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर 60 डिग्री का कोण बनाए तो झुकाव कितना होगा। अब केवल बच्चे ने गाइड से रटा है तो आंसर नहीं कर पाएगा, और जिसने पढ़ा है तो वो आपको बता देगा कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे 60 डिग्री का कोण बनाए तो साहब 90 में से 60 घटा दो, 30 डिग्री झुकी हुई है, 30 डिग्री झुकी हुई। अब एग्जामिनर कुछ भी पूछे, पृथ्वी अपने अक्ष से 50 डिग्री का कोण बनाए तो कितनी झुकी हुई होगी, 40 होगी। कहां दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है झुकाव। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि 90 में से 66.5 घटा दो,
तब 23.5 आएगा। ये इसीलिए बता रहा हूं कि एग्जामिनर कोई भी कल्पना करके क्वेश्चन दे तो आप सही कर सको। पृथ्वी अपने अक्ष पे कोण 66.5 का बनाती है, झुकाव 23.5 डिग्री है। बिल्कुल। अब इस झुकाव का प्रभाव क्या होगा? झुकाव का प्रभाव, मान लो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो क्या होता? तो कुछ नहीं होता। तो ऐसे होता, देखो ये मान लो सूर्य और ये आपकी पृथ्वी, ये सीधी होती तो सूर्य का प्रकाश एकदम बीच में पड़ता 0 डिग्री पे, और ये पृथ्वी इसके चारों ओर किधर भी चली जाती सूर्य का प्रकाश बीच में ही पड़ता। लेकिन अब क्या है? अब पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 झुकी हुई है। अब देखो ऐसे झुकेगी तो सूर्य का प्रकाश 23.5 क्या पड़ेगा? नीचे। और जब यही पृथ्वी घूम के इधर आ जाएगी तो अब की बार झुकाव सूर्य की तरफ है, तो सूर्य का प्रकाश 23.5 क्या पड़ेगा? ऊपर। ये झुकाव के कारण सूर्य का प्रकाश एक बार 23.5 डिग्री ऊपर और एक बार 23.5 डिग्री नीचे सीधा पड़ता है। यानी कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ये क्यों होता है? ये केवल इस झुकाव के कारण होता है। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। तो पहला इसका प्रभाव क्या है? पहला इसका प्रभाव है ऋतु परिवर्तन। देखो ऋतु परिवर्तन, एक बार सूर्य ऊपर पड़ेगा और एक बार नीचे। ऊपर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा तब ऊपर गर्मी होगी और नीचे सर्दी होगी, और जब नीचे सीधा पड़ेगा तो नीचे गर्मी होगी ऊपर सर्दी होगी। तो ऋतु परिवर्तन। और वैसे भी आपको पता है इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का नाम है दिन रात का छोटा बड़ा होना। छोटा बड़ा होना, तो ये भी आपके लिए तो कॉमन सेंस की बात है, आप व्यवहार में देख सकते हो। ज्योग्राफी का यही तो बड़ा प्रॉफिट है कि आप अपनी लाइफ, रियल लाइफ से उसको जोड़ सकते हो। आपको पता है गर्मी रहेगी तो दिन बड़ा रहेगा और सर्दी रहेगी तो दिन छोटा रहेगा। तो ये दिन रात का छोटा बड़ा होना और ऋतु परिवर्तन दोनों ही आपके किसके प्रभाव है? झुकाव के। यदि पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो सूर्य का प्रकाश हमेशा 0 डिग्री पे सीधा पड़ता, हमेशा विषुवत रेखा पे गर्मी और दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर सर्दी होती। विषुवत रेखा से जो ध्रुवों की ओर जाते तापमान घटता जाता, सर्दी होती जाती। लेकिन अब सूर्य एक बार ऊपर और एक बार नीचे पड़ता है, इसलिए एक बार उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और एक बार दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, तो ऋतु परिवर्तन हो जाता है। अब आपको एक दो काल्पनिक क्वेश्चन इसमें से पूछे जाए, उन पे आप आ जाओ। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर 60 डिग्री का कोण बनाए तो सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा। ये और एडवांस क्वेश्चन आ गया, आपसे केवल झुकाव नहीं पूछा और भी एडवांस में पूछ लिया। और अब आपको ऑप्शन देगा एग्जामिनर, भूमध्य रेखा पर, सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन देगा कर्क एवं मकर रेखा के बीच, कर्क एवं मकर रेखा के बीच। तीसरा ऑप्शन देगा 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिण के बीच। एक आपको ऑप्शन ये दे दिया और एक चौथा ऑप्शन दे दिया 60 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण के बीच। अब आप बताइए राइट आंसर क्या आएगा? क्या उत्तर आएगा? कोई भी तरीके से आप, तो पहला काम है आपको कि 90 डिग्री का मतलब सीधा, ठीक है जी। अब पृथ्वी अपने अक्ष में जितने का कोण बनाती है वो घटा दो, घटा दिया साहब, 30 डिग्री आ गया। तो 30 डिग्री पृथ्वी का अपना झुकाव आ गया। सॉरी भी, हमने ऑप्शन जो है वो गलत दे दिया, 30 डिग्री देना था, क्योंकि 30 डिग्री के अकॉर्डिंग आपको देखना है। एक मिनट, इसको करेक्शन कर लो थोड़ा सा। 30 डिग्री
30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के बीच। अब इसमें बच्चा विचलित कहां होता है, वो यहां होता है कि 60 डिग्री दिया हुआ है तो वो क्या कर देता है, उत्तर 60 कर देता है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पहले देखना होता है कि यहां कोण दिया है या झुकाव। तो यहां कोण दिया है, कोण दिया है तो हम पहले 60 90 में से घटा के झुकाव निकाल लेंगे। ये झुकाव आ गया, और जितनी पृथ्वी झुकी हुई होगी उतना ही सूर्य का प्रकाश बीच में पड़ेगा। तो यहां उत्तर क्या आ गया, 30 से 30। 1 मिनट के लिए दोबारा से क्वेश्चन देखो। ये 60 की जगह यदि ऐसा लिखा आ जाए कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर 88 डिग्री का कोण बनाए तो सूर्य का प्रकाश कहां सीधा पड़ेगा, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 90 में से 88 घटा दो, कितना आ गया, 2 डिग्री। तो अब इसका मतलब सूर्य का प्रकाश एक बार 2 डिग्री उत्तर से और 2 डिग्री दक्षिण के बीच सीधा पड़ेगा, बीच सीधा पड़ेगा। ओके, एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो सूर्य का प्रकाश कहां सीधा पड़ेगा, तो केवल भूमध्य रेखा पे। अब आपसे कितनी प्रकार के काल्पनिक क्वेश्चन पूछे जाए, सब आपकी बातें समझ में आ गई। पृथ्वी का झुकाव समझ में आ गया, पृथ्वी का आकार समझ में आ गया, पृथ्वी क्या है ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियां। ओके, पृथ्वी की गतियां। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, अभी हमने पढ़ा कि ग्रह कौन होगा जो एक तो अपने अक्ष पे चक्कर लगाएगा, एक तो ग्रह वो होगा, और दूसरा ग्रह कौन होगा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो इसका मतलब कोई भी ग्रह दो प्रकार की गति करेगा, बिल्कुल करेगा। पृथ्वी भी कितने प्रकार की गति करती है, दो। पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, बिल्कुल भी। मोशन ऑफ द अर्थ, देर आर टू टाइप्स ऑफ अर्थ मोशन, फर्स्ट इज रोटेशन, सेकेंड इज रिवोल्यूशन। बिल्कुल सामान्य सी बात है। पहली कौन सी है, घूर्णन। घूर्णन गति पहली है भी। घूर्णन का एक और नाम भी होता है परिभ्रमण। हिंदी में नाम कई प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में एक ही नाम से पुकारते हैं, रोटेशन। रोटेशन, रोटेशन होती है। और दूसरी गति जो होती है वो होती है आपकी परिक्रमण, परिक्रमण गति। और परिक्रमण गति का मतलब होता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, रोटेशन अपने अक्ष पे रोटेट होना, रोटेट। रोटेट का मतलब होता है ये वाला भाग उधर चल जाए, उधर वाला इधर आ जाए। रिवोल्यूशन का मतलब होता है चारों ओर चक्कर लगाना। ये आपकी बात है, घूर्णन, परिभ्रमण और परिक्रमण गति। ओके, समझ आ गई बात। अब हम पहली गति को देखते हैं, घूर्णन गति को। आप बताओ भी घूर्णन गति में क्या क्या खास बात है। घूर्णन गति, घूर्णन का मतलब घूमना। कहां घूमना, देखो अपने अक्ष पे ऐसे घूमती रहे, ऐसे घूमती रहे तो घूर्णन हो गया। घूर्णन मतलब घूमना। परिक्रमण, हम मंदिर में क्या करते हैं, परिक्रमा। कोई भी धार्मिक स्थल होता है जहां निश्चित जगह से चक्कर लगाना होता है तो उसका नाम होता है परिक्रमण, परिक्रमा। तो परिक्रमा का मतलब है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और घूर्णन का मतलब है आपके अपने अक्ष पे घूमना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे किधर से किधर घूमती है, बताओ। पृथ्वी अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम घूमती है या पश्चिम से पूर्व। तो सूरज जिधर निकलेगा उसके अपोजिट घूमेगी। सूर्य कहां निकलता है, पूर्व में। इसका मतलब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। अरे तो पश्चिम से पूर्व घूमेगी तभी तो सूर्य की तरफ पूर्व वाला भाग जाएगा, इसीलिए पूर्व में सूर्य पहले निकलेगा। घूर्णन गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, कहां से कहां, पश्चिम से पूर्व
एक चक्कर, मतलब कहां से कहां घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट। इसको सामान्य वे में 24 घंटे कहते हैं, लेकिन एक्चुअली पृथ्वी अपने स्थान पे एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में पूरा कर देती है। बिल्कुल सही बात है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में पूरा करती है, पूरा करती है। लगभग 24 घंटे हो गए। और जब पृथ्वी अपने अक्ष से घूमेगी तो क्या होगा, अब देखो ये भाग सूर्य के सामने, तो इधर सूर्य का प्रकाश आएगा तो इधर क्या होगा, दिन, और पीछे क्या होगी, रात। और जब पृथ्वी घूम के ऐसे हो जाएगी तो यहां क्या हो गया, दिन, और दिन वाली जगह क्या होगी, रात। तो मेन काम तो इस गति का यही है कि इससे दिन रात बनते हैं, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति का मतलब जिससे दिन रात बनते हैं, वो वाली गति कहते हैं। बिल्कुल सही बात, अभी इसको दैनिक गति कहते हैं। अब आप देखिए घूर्णन गति का प्रभाव क्या, यदि मान लो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर देती, घूर्णन गति का प्रभाव, तो क्या होता, तो जहां दिन है वहां दिन रहेगा, जहां रात है वहां रात रहेगी। पवनें जो वो एकदम उत्तर से दक्षिण चलेंगी, धाराएं जो वो एकदम उत्तर से दक्षिण चलेंगी, सब सीधी सीधी चलनी शुरू हो जाएंगी। आपको इस बात का पता रहना चाहिए। तो घूर्णन गति का पहला प्रभाव है, जो छोटी छोटी एग्जामों में भी आ जाता है, दिन रात का बनना, दिन रात का बनना पहला प्रभाव है। दूसरा प्रभाव क्या होगा बताओ भी, दूसरा पवनों की दिशा में परिवर्तन, पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है सर ये क्या परिवर्तन होता है, बेटा आपने कोरियालिस बल पढ़ा है क्या, कोरियालिस बल। जब कोरियालिस बल, ये पृथ्वी है, इस पे जो भी पवन ऐसे चल रही है, आपने पढ़ा होगा पवन दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है, वो किसका प्रभाव होता है, वो घूर्णन गति का प्रभाव होता है। इसीलिए आप देखना कभी भी आपके पवन एकदम पूर्व से नहीं आएगी, एकदम उत्तर से नहीं आएगी, टेढ़ी आएंगी। वो क्यों आती है, वो घूर्णन गति के प्रभाव से आती है। कोई भी घूमती हुई वस्तु के ऊपर आप पानी डाल के देखना, वो पानी की बूंदों को ऐसे फेंक फेंक मारेगा, और वो ऐसे देखो ऐसे 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 घूमती जाएगी, ऐसे और ऐसे घूम के जाएगी। इसका मतलब पवनों को भी पृथ्वी घुमाती है, दूर फेंकती है, और उसके कारण पवनों की दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक बात है भी। तीसरा प्रभाव, धाराओं की दिशा में परिवर्तन, धाराओं की दिशा में परिवर्तन, धाराओं की दिशा जो होती है वो बदल जाती है। आपने धाराएं पढ़ी है तो आप देखोगे कि धारा जो होती है वो बदलती रहती है, उनकी दिशा बदलती रहती है। कोई भी धारा ऐसे चल रही है, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी धारा चलेगी तो वो अपने बाईं ओर मुड़ेगी। वो किसका प्रभाव होता है, वो आपकी घूर्णन गति का प्रभाव होता है साहब। ओके, अगली बात पे चलें। इसके बाद 4 नंबर क्या प्रभाव रहता है हमारा, 4 नंबर प्रभाव होता है लंबी दूरी के रॉकेट व वायुयान की दिशा पर प्रभाव। कोई भी लंबी दूरी का रॉकेट विमान चलेगा तो उस पे भी प्रभाव होगा, क्योंकि सीधा चलता जाएगा तो उसको पृथ्वी से फेंकेगी, और उसके कारण ऐसा होता है। एक और होता है, ये मेरे हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
आपको अभी 2024-25 में जो भी एग्जाम होंगे उनमें आपको देखने को मिलेगी, ये वाला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा व सूर्य का, चंद्रमा व सूर्य का पूर्व से पश्चिम चलते प्रतीत होना, एक्चुअली प्रतीत ही होता है, चलते नहीं है। आपको इस बात का पता होना चाहिए। आप कभी भी देखोगे आपको चांद जो है वो ऐसे बादलों से निकलता हुआ आगे चलता हुआ दिखेगा। कहां से कहां चलता हुआ दिखेगा? वो आपको दिखेगा पूर्व से पश्चिम चलता हुआ। क्या चांद पूर्व से पश्चिम चलता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चंद्रमा पूर्व से पश्चिम चलता हुआ दिखाई देता है, क्यों? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। तब आपको बताना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जब पश्चिम से पूर्व घूमेगी तो जब हमारी पृथ्वी तेज गति से घूमती है और चांद और सूरज पृथ्वी के चारों ओर यानी कि पृथ्वी और उनके परिवेक्षण धीरे चलते हैं तो हमें वो चलते हुए दिखते हैं, एक्चुअली चलते हम हैं। आप कभी भी गाड़ी से यात्रा कर रहे हो तो आप अब की बार एक आभास करना, जब आप जिधर भी जा रहे हो आप गाड़ी के ग्लास से साइड में देखोगे तो आपको पेड़ जो है रोड किनारे वो पीछे चलते हुए दिखाई देंगे। क्या एक्चुअली वो पेड़ पीछे जा रहे हैं? नहीं, हम जा रहे हैं, गाड़ी तो हमारी चल रही है, पेड़ थोड़ी चल रहे, लेकिन चलते हुए क्या दिखेंगे? पेड़। इसी प्रकार जब पृथ्वी घूमती है तो हमें घूमते हुए कौन दिखते हैं? सूर्य व चंद्रमा। ये बात याद रखना। इसलिए सूर्य व चंद्रमा पूर्व से पश्चिम चलते हुए जो दिखाई देते हैं वो आपके चलते नहीं है, चलती पृथ्वी है। और ये किसका प्रभाव है? ये आपकी पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। बात समझ में आ गई? ओके, अब हम अगली बात पे चलेंगे। एक दो क्वेश्चन और आ जाते हैं। एक आता है सौर दिवस। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा, सौर दिवस। सोलर डे कितने समय का होता है? बताओ भी, आपका सोलर डे कितने समय का होता है? बताओगे? तो सोलर डे जो होता है वो 24 घंटे का होता है। 24 घंटे का। अब आप एक बात समझे, एग्जाम में क्वेश्चन केवल इतना ही आना है, सोलर दिवस कितने समय का होता है? 24 घंटे का, इतना ही आना है। अब इसका मतलब क्या है? अभी तो हमने कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में लगाती है, तो फिर दिन 24 घंटे का कैसे होता है? अब उस 23 घंटे 56 मिनट वाले को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस। साइडेरल डे, ये क्या होता है? तो ये होता है 23 घंटे 56 मिनट का। अब इन दोनों में अंतर क्या है वही मैं आपको बताने वाला हूं। पृथ्वी, ये पृथ्वी है, इसमें ये एक स्थान ए और ये आपका सन है। ओके, ये सन है। अब ये ए स्थान जो है, ए स्थान जहां है, देखो यहां है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे घूम के और 23 घंटे 56 मिनट बाद वापिस वहीं आ जाएगी। इसका मतलब पृथ्वी ने अपना एक चक्कर पूरा कर दिया। इसी 23 घंटे 56 मिनट को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। तो सर फिर सूर्य निकलने में कहां दिक्कत आ गई? बेटा एक दिक्कत ये आती है कि ये जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पे घूमती है और ये यहां से आगे आगे चली जाएगी, आगे चली जाएगी। एक दिन में पृथ्वी जो है वो आगे चली जाती है।
कितना देशांतर? एक देशांतर। आपको पता है टोटल कोई भी राउंड होता है उसमें कितने डिग्री होती है? 360। और पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 365 दिन में। तो लगभग एक दिन में पृथ्वी 1 डिग्री आगे चलती है। और अब ये सूर्य जो है ये किधर रह गया? पीछे रह गया। अब ये स्थान तो यहां आ गया, लेकिन अभी सूर्य सामने नहीं आया। इस दूरी को तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट और लगेंगे। कितने मिनट और लगेंगे? 4 मिनट। और इसलिए किसी भी स्थान पे जहां आज सूर्य निकला है, अगले दिन एकदम 24 घंटे बाद सूर्य दिखाई देगा। एकदम सूर्य दिखाई देगा नेट 24 घंटे में। और उस सूर्य दिखाई देने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? सोलर दिवस, सोलर डे, सौर दिवस। और पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट में। इसको क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस। इतनी बातें समझ में आ गई? एक बार बता दो। ओके, परिक्रमण गति शुरू करें। हमारी दूसरी गति कौन सी है? परिक्रमण। परिक्रमण गति, रिवॉल्यूशन। परिक्रमण गति आपकी रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? पृथ्वी क्या करेगी? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी। तो एक बात तो ये याद रखें कि ये आपका सन, ओके, और पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर। अब की बार आपका फेवरेट शब्द है। अब की बार आपका फेवरेट शब्द क्या है? कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ में चक्कर लगाएगी। कौन से पथ में चक्कर लगाएगी? अंडाकार में। बिल्कुल आप देखोगे तो यहां ये तीनों दूरी बराबर है और एक दूरी ज्यादा है। ये एक दूरी आपकी ज्यादा है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे पथ में चक्कर लगाती है? अंडाकार में। ये आपने पढ़ा था। और आजकल आप बता ये देते हो कि पृथ्वी का आकार अंडाकार। इसी का दूसरा नाम है दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे पथ में चक्कर लगाती है? अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पथ में। तो पहली बात तो यही होगी, क्या? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। बिल्कुल सही बात है भी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 365 सही 1/4 दिन में। ये एकदम सही आंसर तो यही है। एकदम सही आंसर तो यही है। और वैसे ये भी कह देते हैं 365 दिन 5 घंटे 9 मिनट में। कई बार किताब में ये भी लिख दिया जाता है 365 दिन 6 घंटे में। तो 6 घंटे तो 1/4 होते ही है, कोई विशेष बात है नहीं है तो। ओके, और इसे पृथ्वी की कौन सी गति कहेंगे? इसे पृथ्वी की वार्षिक गति कहेंगे। वार्षिक गति कहते हैं। ये तो सबको पता है, 365 से ही 1/4 दिन में चक्कर लगाएगी तो वार्षिक गति कहेंगे। पृथ्वी की स्पीड कितनी होती है जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से सूर्य के चारों ओर
चक्कर लगाती है। कितनी दर से चक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से चक्कर लगाती है। ठीक बात है। अब आपका बताना है प्रभाव। इसका प्रभाव क्या होगा भाई? क्या आप बताओगे? परिक्रमण गति का क्या प्रभाव होगा? तो एक नंबर प्रभाव होगा ऋतु परिवर्तन। तो सर ये तो आपने वहां पे भी बताया था झुकाव में, तो आप बता दो मुझे, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई तो रहे लेकिन एक ही स्थान पे खड़ी रहे, तो सूर्य का प्रकाश जैसे मकर रेखा पे सीधा पड़ रहा है तो हमेशा मकर रेखा पे ही सीधा पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पे सीधा पड़ रहा है तो मकर रेखा पे ही पड़ेगा। ये कारक रेखा पे तभी तो पड़ता है जब पृथ्वी चक्कर काट के इधर आ जाती है। जब पृथ्वी चक्कर ही नहीं लगेगी सूर्य के, तो एक ही स्थान पे खड़ी रहेगी, तो हमेशा एक ही स्थान पे गर्मी रहेगी, फिर चेंज कैसे होगी? नहीं होगी। ये आपको पता है। ओके, ऋतु परिवर्तन एक प्रभाव है। दूसरा क्या प्रभाव होगा? दिन रात का छोटा बड़ा होना। छोटा बड़ा होना, इसको आप ये भी कह सकते हो दिन रात की अवधि में परिवर्तन। एक ही बात, दोनों प्रभाव। अब क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसका प्रभाव है? नंबर एक झुकाव का, नंबर दो घूर्णन गति का, नंबर तीन परिक्रमण गति का, और फिर नीचे आ गए कूट। कूट में एक और दो का, एक दो तीन का, सभी का। तो आप क्या उत्तर बताओगे? तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों जो प्रभाव हैं ये किसके प्रभाव हैं? ये दोनों प्रभाव दो दो चीजों के, एक तो परिक्रमण का, एक झुकाव का। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई नहीं होती और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती तो भी ऋतु परिवर्तन नहीं होते, और केवल झुकी हुई होती, सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती, तो भी ऋतु परिवर्तन नहीं होते। तो ये दोनों का प्रभाव है, परिक्रमण और झुकाव का। ओके, अब और बताओ क्या प्रभाव होगा? दो तो प्रभाव हो गए, और क्या प्रभाव होगा? तो आपका तीसरा प्रभाव होगा ध्रुवों पर दिन रात का बनना। दिन रात का बनना, आप याद रखना, ध्रुवों पे जो दिन रात बनते हैं वो घूर्णन गति से नहीं बनते। किससे बनते हैं? परिक्रमण से। कैसे बनते हैं? आपको एक एग्जांपल के द्वारा बता देता हूं। ये सन, ये आपकी पृथ्वी है, और अभी ये सूर्य की तरफ झुकी हुई है, और सूर्य का प्रकाश 23.5 डिग्री उत्तर में सीधा पड़ रहा है। ओके, तो आप समझ रहे हो कि उत्तरी ध्रुव पे भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पे अभी क्या रहेगी? रात। दक्षिणी ध्रुव पे क्या रहेगी भाई? रात। और उत्तरी ध्रुव पे क्या रहेगा? दिन। होगा कि नहीं होगा? और जब यही पृथ्वी यहां से चक्कर लगाती हुई यहां आ जाएगी, देखना अभी आप, मैं कोई चेंजमेंट नहीं करने वाला, और ये आपकी 0 डिग्री, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये आपकी 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री दक्षिण है। अब की बार नीचे वाली 23.5 डिग्री दक्षिण है, और सूर्य का प्रकाश यहां पड़ रहा है, और यहां पड़ेगा तो यहां पे भी पड़ेगा, और ये उत्तरी ध्रुव रह गया। अब की बार उत्तरी ध्रुव पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो आप बताओ, यहां दिन था, अब यहां रात होगी, और नीचे दिन हो गया। ये किसका प्रभाव है? ये परिक्रमण गति का प्रभाव है। यही बात मैंने कही है, ध्रुवों पे दिन रात का बनना। ध्रुवों पे दिन रात का बनना, ये एक आपका परिक्रमण गति का प्रभाव है। एक आप और भी ये भी कह सकते हो, क्या? सूर्य व पृथ्वी के बीच दूरी में परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन,
अभी आपको ये डिक्लेयर आगे एक चित्र के द्वारा और क्लियरली समझा दूंगा। 4 नंबर पॉइंट, 1 मिनट के आप इसको होल्ड रख लो। और 5 नंबर एक और भी प्रभाव हम बता सकते हैं, सूर्य तप की मात्रा में परिवर्तन। सूर्य तप की मात्रा में परिवर्तन, ये दोनों बात अभी आपको एक डायग्राम के द्वारा क्लियर कर देता हूं। इतनी बातें समझ में आ गई कि ये बता दो आप तो मुझे। ठीक, इतनी समझ में आ गई तो आप देखो, ये आपका सन, ओके, ये सन है और इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी पृथ्वी। और पृथ्वी कैसे पथ में लगाएगी? अंडाकार, अंडाकार में लगाएगी। तो आप भी बता दो अंडाकार में क्या होगा। अंडाकार में जब यहां पृथ्वी आएगी, ई मतलब अर्थ, तो नजदीक होगी, और जब यहां पृथ्वी जाएगी तो क्या होगी? दूर होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और क्या है, अब इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर जब दूर जाती है तो, और नजदीक होती है तो दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ओके, समझ में आई बात? ये स्थिति कब होती है? ये होती है 4 जुलाई को। ये कब होती है? 3 जनवरी को। ये 3 जनवरी को होती है। इसको क्या कहते हैं? अपशोर, अपशोर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? उपशोर कहते हैं। इसको उपशोर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो सूर्य का प्रकाश 7 से 8% ज्यादा मिलता है, ज्यादा मिलता है सूर्य तप, ये सूर्य तप ज्यादा मिलता है। और जब पृथ्वी दूर होती है तो 7 से 8%, क्या भी 7 से 8% क्या मिलता है? कम मिलता है। सूर्य तप 7 से 8% कम मिलता है। ये क्वेश्चन तो हजारों बार है एग्जाम में, हजारों बार क्या करोड़ों बार कह लो चाहिए। सामान्य सामान्य बातें भी आ जाती हैं। तो आप पीछे वाली दोनों बात समझ में आ गई। एक तो ये वाली बात कि सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी में परिवर्तन, बिल्कुल आपके सामने परिवर्तन हो रहा है, एक बार कम हो रही है, एक बार ज्यादा हो रही है। दूसरी आपको देखनी थी कि सूर्य तप की मात्रा में परिवर्तन, तो कॉमन सेंस की बात है, आप किसी भी जलती हुई चीज के नजदीक जाओगे तो ज्यादा एनर्जी आएगी और दूर जाओगे तो कम। तो यही बात हमने कही है, ये आपकी बात है। इसमें से आपके एक क्वेश्चन आ जाए, क्या पृथ्वी को सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है? पृथ्वी को सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, फिर आप मेरे को उत्तर बता देना। पहला है 21 जून, दूसरा है 22 दिसंबर, तीसरा है 3 जनवरी, चौथा है 4 जुलाई। क्या उत्तर आएगा बताओ, बताओ भी। तो इसका राइट आंसर है 3 जनवरी। इसका राइट आंसर क्या है? 3 जनवरी। अब बहुत बच्चों को दिमाग में आता है, सर 3 जनवरी को तो सर्दी होती है। कहां होती है सर्दी बताओ? अरे सर्दी तो भारत में होती है। क्या आपको क्वेश्चन भारत पूछा गया? यहां क्या लिखा है? पृथ्वी। अब बच्चे तो क्या कर लेते हैं, पृथ्वी को ही भारत मान लेते हैं कि पृथ्वी भारत ही है। ऐसा नहीं है, पृथ्वी भारत थोड़ी है, ये आपकी पृथ्वी है, इसमें हमारा भारत जो देश है वो यहां फैला है, ऐसे ऐसे यहां फैला है। और यहां सूर्य सीधा चमकता है 21 जून को। एकदम सही बात है कि भारत को सर्वाधिक सूर्य तप 21 जून को मिलता है, लेकिन यहां तो सवाल पृथ्वी है। इससे क्या फर्क पड़ा? यहां सीधा पड़ रहा है, यहां तिरछा पड़ रहा है,
अरे तो ये भी पृथ्वी और ये भी पृथ्वी, पृथ्वी के क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे पड़ा क्योंकि 3 जनवरी को पृथ्वी नजदीक है और 4 जुलाई को दूर है। अब दूर जाएगी तो सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा और 3 जनवरी को नजदीक आएगी तो ज्यादा मिलेगा। तो पृथ्वी को सर्वाधिक सूर्य तब 3 जनवरी को मिलता है, पृथ्वी को। अब आप लोग जिस लेवल पे तैयारी कर रहे हो, जब बहुत बड़े लेवल की बात आती है तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत व ऑस्ट्रेलिया लगभग समान अक्षांशीय स्थिति में स्थित। सही बात है, भारत जो है वो यहां है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहां है। सही बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भारत से ज्यादा गर्मी और भारत से ज्यादा सर्दी पड़ती है। क्यों? इसलिए ऑस्ट्रेलिया में सूर्य सीधा चमकेगा 22 दिसंबर को। ओके, 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी? गर्मी। और 3 जनवरी 22 दिसंबर के पास ही होती है और उस समय 3 जनवरी को यहां है तो 22 दिसंबर को यहां होगा, तो भी तो नजदीक ही है। तो जिस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है उस समय पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है। और भारत में जब 21 जून जुलाई को जब भारत में गर्मी होती है उस समय पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। तो जितनी भारत में गर्मी पड़नी चाहिए उससे 7 से 8% गर्मी कम पड़ती है और ऑस्ट्रेलिया में जितनी पड़नी चाहिए उससे 7 से 8% ज्यादा पड़ती है। तो ऑस्ट्रेलिया में भारत से 15% ज्यादा गर्मी पड़ती है और 15% ज्यादा सर्दी पड़ती है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। कोई भी बात रहे तो आप कमेंट भी कर सकते हो, बाद के वीडियो में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं रहता। ये बातें समझ में आ गई। इसको मैं आपको ये उपशोर क्या होता है, अपशोर क्या होता है ये बता देता हूं। अप दूर, अप और शोर, सूर्य दूर है। उपशोर, उप का मतलब नजदीक, सूर्य क्या है? नजदीक है। बस इतनी बातें हैं। दूरी आप देख ही रहे हो, ये आपको सामान्य वे में लिखवा देता हूं। उपशोर क्या होता है जी? उपशोर जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, सबसे निकट होती है तो उसे, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उसे या उस स्थिति को उपशोर कहते हैं। सबसे निकट होती है तो इस समय पृथ्वी व सूर्य के मध्य दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। अच्छा जी, ये स्थिति कब होती है? यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। अभी चित्र में सारी बातें बताई हैं, सारी बातें समझाई हैं, अब तो केवल लिखना है। 3 जनवरी को होती है और इस समय पृथ्वी को सर्वाधिक सूर्य तप, आप ये भी जान लें कितना ज्यादा, सामान्य से 7 से 8% ज्यादा सर्वाधिक सूर्य तप मिलता है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। उपशोर क्या होता है, सूर्य तप ज्यादा मिलता है, दूरी क्या होती है, बस सामान्य सामान्य बातें रीट में पीछे पूछा गया था। उपशोर कब होता है? 3 जनवरी को। उपशोर कब होता है भाई?
3 जनवरी को। पृथ्वी को सर्वाधिक सूर्य तप कब मिलता है? 3 जनवरी को। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो उस समय दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। यही तो सवाल बनेंगे, और क्या बनेगा। ओके, अब इसके बाद अपशोर। अपशोर, अपशोर में बताओ आप, अपशोर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपशोर कहते हैं। ठीक है जी। अपशोर कब होता है? अपशोर 4 जुलाई को होता है। अपशोर के समय दूरी कितनी होती है? दूरी अधिकतम होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर। और इस दिन क्या होगा? इस दिन पृथ्वी को न्यूनतम सूर्य तप प्राप्त होता है। उस दिन पृथ्वी को न्यूनतम सूर्य तप प्राप्त होता है। वही रटी रटाई 4 बातें, कहीं दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप इस चित्र में देख लो, सारी बातें यहां लिखी है। दूरी 15.20 करोड़, 4 जुलाई, अपशोर में दूर होती है, पर लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। बस ये तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। मेरा लिखने का मतलब ये कि जो बच्चा नोट कर रहा है वो साथ साथ नोट करता चले, क्योंकि सफलता के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है? ध्यानपूर्वक बात को सुना जाए, समझा जाए, लिखा जाए, 2 नंबर, 3 नंबर रिवीजन किया जाए, और 4 नंबर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व किया जाए, प्रैक्टिस की जाए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो उसमें एक ये भी जरूरी होता है कि आप नोट्स बनाएं, आप लिखें, प्रॉपर वे में आप लिखें। तब मैं आपके लिए प्रॉपर वे में लिख रहा हूं, और समय का भी ध्यान रख रहे हैं, हम जल्दी लिख देते हैं, ज्यादा कोई समय खराब हो नहीं रहा हमारा। हाँ, अब एक सवाल और हो सकता है, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी आपसे पूछ लेते हैं, औसत दूरी कितनी है? अधिकतम न्यूनतम वाली बात ही नहीं हो, सीधा पूछ लेते हैं पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर है, तो बताओ कितनी दूर है। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दोगे तब 14.95 करोड़ किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है जी। अगली बात, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे कितने समय में आता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे कितने समय में पहुंचता है? आप तीनों बात सुन लो। एक तो 500 सेकंड में, ऑप्शन सेकंड की तो 500 सेकंड में, ऑप्शन मिनट और सेकंड दोनों के हो तो 8 मिनट 20 सेकंड में, 8 मिनट और 20 सेकंड में। और यदि केवल मिनट वाले ऑप्शन तो आप तो बनाओगे ही नहीं, आपको तो लिखना ही नहीं है, आपको तो गोला काला करना है, मतलब जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो मान लो चारों ऑप्शन मिनटों में ही दिए हो तो कितना आएगा? 8.33 मिनट आएगा। बहुत सारे बच्चे जब ये एग्जाम में आता है तो 8.20 मिनट उत्तर कराते हैं। ना ना ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप 500 सेकंड को मिनट बना के देखो, 60 से भाग दो, कितने पे जाएगा? 8 पे चला गया साहब, 8 छिके 48, अब ये बच गए 20, आप यहीं तक भाग दोगे तो ये तो आ गई मिनट, ये आ गए सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड आ गए। लेकिन आपको तो सारी क्या चाहिए? मिनट। तो इस 20 सेकंड का भी क्या बनानी पड़ेगी? मिनट। ये आ गया, ऊपर से उतारी 0, 6 तिया 18, 180, फिर बच गया 20, फिर उतारी 0, 6 तिया 18, 2 से आगे जरूरत नहीं होती, इसके आगे लिख देंगे मिनट। आपको एक बात का पता होना चाहिए, 20 सेकंड जो होता है 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, 20 सेकंड 60 सेकंड का 0.33वां हिस्सा है। इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8.33 मिनट में पहुंचेगा। जब आपको ऑप्शन मिलते हैं
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट में, 8.20 मिनट में, 8.33 मिनट में और 9 मिनट में। तब आप चले जाते हो 8.20 मिनट के साथ, जो कि गलत होता है। जब मिनट का ऑप्शन हो तो 8.33 मिनट आपको उत्तर करना पड़ेगा, और जब मिनट और सेकंड दोनों का हो तो आपको करना पड़ेगा 8 मिनट और 20 सेकंड। इतनी बातें समझ में आ गई? ओके, देखो समझ में आ गई तो बताओ भी। ठीक है, अब हमारे अपसौर उपसौर ये सब कंप्लीट हो गया। अब हमने 2-3 बातें लगातार की, और वो क्या की? दिन रात का छोटा बड़ा होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना। तो ये बात भी आप समझ लें, ये आपका सूर्य। अब की बार हम देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश सीधा कहां पड़ रहा है, और ये आपकी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ओके, जब ये पृथ्वी यहां आती है तो सूर्य का प्रकाश 23.5 डिग्री दक्षिण में सीधा पड़ता है। 23.5 डिग्री दक्षिण में सीधा पड़ता है। और जब यही पृथ्वी यहां आती है तो ये सूर्य का प्रकाश 23.5 डिग्री ऊपर सीधा पड़ता है। और जब ये पृथ्वी यहां आती है तो सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री पे सीधा पड़ता है। और जब ये पृथ्वी यहां आती है तो सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री पे सीधा पड़ता है। इस समय 23.5 डिग्री उत्तर में सीधा पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे हो इस समय होता क्या है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, और इस समय दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर होता है। इस समय दक्षिणी ध्रुव पे दिन होता है और इस समय उत्तरी ध्रुव पे दिन होता है। इसका नाम होता है करक संक्रांति। करक संक्रांति। ओके, इसी को कहते हैं उत्तर अयनांत। उत्तर अयनांत, उत्तर अयनांत कहते हैं। और इसका नाम होता है मकर संक्रांति। कल्चर में मकर संक्रांति अलग होती है, हिस्ट्री कल्चर में, ये ज्योग्राफी की है मकर संक्रांति। इसका नाम होता है दक्षिण अयनांत। ओके, इसका नाम होता है विषुव, और इसका नाम भी होता है विषुव। अब आपको एक बात का पता है, दक्षिणी गोलार्ध में तो ज्यादातर जल है, 81% भाग में जल है दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु परिवर्तन कम होती है। जो ऋतु परिवर्तन होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध की ऋतुओं के आधार पे इन विषुओं को नाम दिया जाता है। ओके, अब आप देखिए ये वाली स्थिति कब होती है, ये होती है 21 जून को। ठीक है जी, ये वाली स्थिति कब होती है, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर और 21 जून के बीच में क्या आएगा, बताओ क्या आएगा? और 21 जून और 22 दिसंबर के बीच में क्या आएगा? ये 4 महीने, 4 पोर्शन हो गए, तो 4 × 12 3 महीने का आ गया। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य यहां होगा। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को यहां होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को सूर्य आपके यहां होगा। सही बात है। अब ये विषु और वो विषु दोनों विषु हो गए। अब इनको नाम क्या दें, क्या नाम दें? तो उत्तरी गोलार्ध में ऋतु परिवर्तन होते, इसलिए उत्तरी गोलार्ध के आधार पे इनको नाम दिया जाता है। इसका नाम होता है बसंत विषु।
बसंत विषु, क्योंकि मार्च के बाद, गर्मी के बाद बसंत आनी होती है। और इसमें इसका नाम होता है शरद विषु, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इसके बाद शीत ऋतु आनी होती है। तो ये आपके 4 नाम आ गए। जब सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमका कर्क संक्रांति, मकर रेखा पे चमका मकर संक्रांति, विषुवत रेखा पे चमका विषु, विषु विषुवत रेखा, दोनों नाम विषु के नाम पे दिए गए। विषु का मतलब होता है, विषु का मतलब होता है वह रेखा जो सूर्य को 2 बराबर भागों में बांटती है, और इसीलिए उस रेखा का नाम होता है विषुवत रेखा। ओके, ये चारों बातें समझ में आ गई। अब देखो, सूर्य मान लो उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमक रहा है, तो कॉमन सेंस है उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमक रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा, उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा, और इस समय दिन और रात क्या होती है, बराबर। ये चित्र समझ में आ गया होगा आपको। अब आप कर्क संक्रांति की बात करें। कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति या उत्तर ऐनांत कहते हैं। कर्क संक्रांति या उत्तर ऐनांत कहते हैं। समर सोलिस्टिक नाम हो जाएगा इसका, समर सोलिस्टिक। उत्तर ऐनांत क्या होता है, समर सोलिस्टिक। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में, बताओ क्या होगा, उत्तर में सूर्य सीधा चमक रहा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध में, अरे तो उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमक रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में तिरछा चमकेगा, और तिरछा चमकेगा तो दिन क्या होगा, छोटा होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। सही बात है भाई, सबसे छोटा दिन होता है। और कोई बात जो नहीं समझ में आई हो? एक बात और लिख सकते हो आप, इस समय उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने होता है। वो तो आपके सामने दिख ही रहा है, बिल्कुल उत्तरी ध्रुव सामने रहता है, दक्षिणी ध्रुव नहीं रहता। दक्षिणी ध्रुव पे रात होती है। तो आप ये भी कह सकते हो इस समय उत्तरी ध्रुव पे दिन होता है। ये आपकी कर्क संक्रांति हो गई। ओके, ये चित्र समझ में आ गया। अब इसको दूसरे एंगल से और दिखाता हूं आपको। देखो, आप इस एंगल से और चेक करें। ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, और आप ये मान लें ये आपका सूर्य सीधा चमक रहा है 21 जून। ओके, 21 जून आपको पता है ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री से ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध। क्यों? तो 21 जून को सूर्य कहां सीधा चमकेगा, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहां दिन क्या होगा, बड़ा। बेटा दिन बड़ा होगा तो रात अपने आप क्या हो जाएगी, छोटी। और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य तिरछा चमकेगा, तिरछा चमकेगा तो दिन क्या होगा, छोटा। और दिन छोटा होगा तो रात अपने आप क्या हो जाएगी, बड़ी। कॉमन सेंस की बातें हैं ये, तो आप ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप दिन के अकॉर्डिंग करके उसको निकाल लें, कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं।
ओके, अब आपके आता है मकर संक्रांति। कब होती है भी मकर संक्रांति? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, अतः इस स्थिति को मकर संक्रांति या दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक है जी, दक्षिणी अयनांत कहते हैं। इस समय होगा क्या? इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा तथा उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण में बड़ा होगा तो उत्तरी गोलार्ध में अपने आप क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दिन होता है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकेगा सूर्य तो दक्षिणी ध्रुव सामने होगा। इस समय दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने होता है, सूर्य के सामने होता है। इस समय दक्षिण ध्रुव सूर्य के सामने होता है। आपने पीछे वाले इसमें देखा भी होगा। देखो, जब यहां होगा तो सूर्य दक्षिण ध्रुव पे तो जाएगा ही, बिल्कुल जाएगा। दक्षिण ध्रुव सामने होता है, ये आपकी बात थी। करक संक्रांति, मकर संक्रांति दोनों समझ में आ गई। अब आप अगली बात पे चले, विषुव। इस स्थिति में सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, बिल्कुल साफ विषुवत रेखा पे सीधा चमकता है, तभी इसका नाम क्या है? विषुव है। और इस समय क्या होंगे? इस समय पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस समय पृथ्वी पर दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि प्रकाश एकदम बीचों बीच सीधा पड़ता है, एकदम बीचों बीच सीधा पड़ेगा, दोनों तरफ तिरछा पड़ेगा, तो फिर सब जगह बराबर ही होंगे। और न उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने होगा, न दक्षिणी ध्रुव सामने होगा, क्योंकि बीचों बीच पड़ रहा है। इस समय दिन और रात बराबर होते हैं। ये बात भी लिख देते हैं, इस समय कोई ध्रुव सूर्य के सामने नहीं होता है। इस समय कोई ध्रुव सूर्य के सामने नहीं होता है, न तो उत्तरी ध्रुव होता है, न दक्षिण ध्रुव होता है। और इसके दो नाम होते हैं, एक बसंत विषुव और एक शरद विषुव। बताओ आप, बसंत विषुव को कब होता है, शरद विषुव कब होता है? तो बसंत विषुव होता है 21 मार्च को और शरद विषुव होता है 23 सितंबर। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? बताओ।
आ गई, अगली बात पे चलते हैं। अब ऐसे बताने की जरूरत थोड़ी है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात 21 जून, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर। तो ये तो आप छोटा बड़ा मैंने वहां बता दिया, बस समझ में आ गया। अब सीधा सीधा आपको एक बात और याद रखनी है, पृथ्वी पर सबसे छोटे दिन रात बताओ भाई कहां होते? पृथ्वी पर सबसे छोटे दिन रात कहां होते हैं? बहुत बच्चों को नहीं पता होता। सबसे छोटे दिन रात होते हैं भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर। अब ये बात नहीं समझ में आती, आपको समझनी है बेटा, सबसे छोटे दिन रात का मतलब क्या होता है? सबसे छोटे दिन और रात दोनों छोटे, तो दोनों छोटे का मतलब भूमध्य रेखा पे होते हैं। क्यों? यहां 12 घंटे होता है दिन और 12 घंटे रात। अब दोनों बराबर हो गए तो दोनों अपने आप छोटे हो गए। मान लो दिन 11 घंटे का हो गया तो रात 13 की हो जाएगी, तो रात बड़ी हो गई। दोनों छोटे का मतलब दोनों बराबर भी तो हो गए ना, दोनों छोटे का मतलब दोनों बराबर भी तो हो गए ना। बिल्कुल, सबसे छोटे दिन रात भूमध्य रेखा पे होते हैं। सबसे बड़े दिन रात, सबसे बड़े दिन रात होते हैं ध्रुवों पर, ध्रुवों पर होते हैं। ध्रुवों पे कितने होते हैं? 6 महीने दिन, 6 महीने रात। अब सर ये बात तो पता ही नहीं चली, तो भाई आपकी गलती है, आपको पता नहीं चली तो। अभी तो मैं आपको बता ही रहा था, क्या बता रहा था कि जो ये दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने है, अभी यहां दिन है, और जब ये यहां तक रहेगा तब तक यहां दिन रहेगा, और जब इससे नीचे चला जाएगा तो क्या होगा? तो रात होनी शुरू हो जाएगी। तो ये यहां से आपका यहां तक पहुंचने में जो समय लगा रहा है, ये 6 महीने दक्षिणी ध्रुव पे क्या है? दिन। और इन 6 महीने क्या है? उत्तरी ध्रुव पे दिन। तो यहां पे आपको यही बात तो समझा रहे थे, और क्या थी? 6 महीने दिन रात होते हैं। अब एग्जाम में कभी आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। एक मिनट के, उत्तरी ध्रुव पे दिन कब होता है, दक्षिण ध्रुव पे दिन कब होता है, ये दोनों बातें लिखा दूंगा। एक मिनट आप और समझें इस बात को। भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन की अवधि घटती है। अरे घटती कहां है, बढ़ती है। गलत बोल दिया भाई, घटती नहीं है, बढ़ती है। बढ़ रही है ना, आपके सामने बढ़ रही है। ध्रुवों पे 6 महीने का दिन है, बढ़ती है। एक बात और पता होनी चाहिए आपको, 66.5 डिग्री अक्षांश, चाहे उत्तरी ध्रुव पे हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, लेकिन ये होता हमेशा उत्तरी है, क्योंकि दक्षिण में तो समुद्र है 66.5 पे, कोई देश है ही नहीं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी लगा सकते हैं। उत्तरी अक्षांश पर दिन रात की अवधि 24 घंटे होती है। जैसे ये दिन बढ़ रहा है तो ये आपके 66.5 में कितने का होता है? 24 घंटे का हो जाता है। कितने घंटे का हो जाता है? 24 घंटे का। अतः 24 घंटे की रात होने के कारण
कारण इस रेखा पर स्थित देश मध्यरात्रि के देश कहलाते हैं, के देश कहलाते हैं, मध्यरात्रि के देश कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ गए 12 घंटे बाद दिन निकलना चाहिए था और यहां 24 घंटे की रात है, तो 12 घंटे बाद तो आधी रात हुई और इसलिए इसको मध्य रात्रि का देश कहते हैं। और वो कौन कौन से देश हैं तो जिनको मध्य रात्रि का देश कहते हैं? तो नार्वे के तट पे गर्म जल धारा बहती है, इसलिए नार्वे का तापमान उच्च होता है और अतः यहां जनसंख्या पाई जाती है, वो भी ज्यादा मात्रा में, इसलिए सबसे ज्यादा बार नार्वे ही पूछा जाता है। लेकिन नार्वे के अलावा साइबेरिया रूस वाला, वहां पे भी ऐसा होता है, साइबेरिया में भी। उत्तरी अमेरिका में अलास्का है, वहां पे भी ऐसा होता है। और एक आइसलैंड ग्रीनलैंड के पास एक द्वीप है, आइसलैंड ग्रीनलैंड के पास एक द्वीप है। और आपको पता होना चाहिए कि आइसलैंड में भी ऐसा होता है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं मध्य रात्रि का द्वीप किसे कहते हैं? मध्य रात्रि का द्वीप, ये द्वीप है ना, इसलिए इसको मध्य रात्रि का द्वीप भी कह देते हैं। तो ये आपकी बात थी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई तो आप एक बार बता दो। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उत्तरी ध्रुव पर दिन, उत्तरी ध्रुव पर रात। ये बड़ा विचलित करने वाला क्वेश्चन है, अभी तक किसी एग्जाम में आया नहीं है, आगे भी नहीं आना चाहिए जल्दी से, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए दक्षिणी ध्रुव पर रात। एक बात देख लेनी है आपको, उत्तरी ध्रुव तो विषुवत रेखा से सूर्य कब ऊपर जाना शुरू होगा और कब वापिस आएगा? 21 मार्च के बाद सूर्य ऊपर जाता है, 21 जून को ऊपर जितना जाना उतना चला जाता है, फिर वापिस नीचे आता है। तो आप देखें 21 मार्च से और 23 सितंबर, बहुत बच्चों को लगता है, क्या लगता है? ऐसा लगता है सर 21 जून से 21 मार्च से 21 जून। बेटा 21 मार्च से 21 जून तो 3 महीने में, जबकि दिन कितने महीने का है? 6 महीने का है। तो 6 महीने तो पूरे करो, 6 महीने पूरे तभी होंगे। 21 मार्च से ऊपर की ओर जाएगा, 21 जून को जितना ऊपर जाना है उतना चला गया, फिर वापिस नीचे आएगा और कब? 23 सितंबर तक विषुवत रेखा पे आ जाएगा। जो विषुवत रेखा से नीचे जाना शुरू होगा तब दक्षिणी ध्रुव पे दिन हो जाएगा। तो दक्षिणी ध्रुव पे दिन होगा 23 सितंबर से 21 मार्च वापिस। अब रात कब होगी? अब जब यहां दिन है तो यहां अपने आप रात होगी। ये 23 सितंबर से 21 मार्च। अरे आप बताओ, दक्षिणी ध्रुव पे दिन है तो उत्तरी ध्रुव पे रात अपने आप है, और उत्तरी ध्रुव पे दिन है तो दक्षिणी ध्रुव पे रात अपने आप है, ये सेम आएंगे। 21 मार्च से 23 सितंबर, ये आज तक किसी एग्जाम में नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दो बातें और बताना चाहता हूं, फिर इस टॉपिक को यहीं विराम देंगे। चंद्रमा जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, तो अभी आपके लिए ये रहेगा कि आज भी देख लेंगे, वो देखते रहेंगे। चलो अब शुरू करें। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं आपको ये बात बहुत अच्छी से समझा दूंगा। ये आपकी पृथ्वी है, आपको एक बात का पता होना चाहिए कि पृथ्वी पे ये उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री उत्तर और ये 90 डिग्री दक्षिण है। आपको ये बात तो पता है पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है।
अरे झुकी हुई है क्या? हाँ, अभी तो पढ़ा ही था आज ही। तो ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव है। इस रेखा का नाम क्या होता है? अक्ष। ये आपका अक्ष होता है। और यही तो हम कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 90 डिग्री का कोण बनाती तो सीधी होती। अब पृथ्वी 66.5 का बना रही है तो 23.5 झुकी हुई है। ये अक्ष है। आपसे पूछ लिया जाए अक्ष किसे कहते हैं? दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। लिख भी दूं, अक्ष दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। ठीक है जी। अब आप सोचिए, इधर सूर्य है। सूर्य कोई इतना सा तो होता ही नहीं है भाई। आपका सूर्य है यहां, ये बहुत दूर है, SU ये सब। अब बताओ सूर्य का प्रकाश ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो सूर्य का प्रकाश कहां तक पड़ेगा? यहां तक पड़ेगा साहब। अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ? यहां तक आएगा, बिल्कुल यहां तक, कोई समस्या ही नहीं है। जो गोल वाला भाग है वो यहां तक आएगा। अब इस वाले भाग पे क्या है? दिन। कहां तक? यहां तक। यहां तक है और इधर यहां तक। ओके, मतलब पृथ्वी को उधर तक। और यहां क्या है? रात। अब ये एक और लाइन आ गई, ये वाली। अब आपको एक बात दिख रही है क्या? उत्तरी ध्रुव पे तो क्या है? दिन। उत्तरी ध्रुव पे क्या है? दिन। और दक्षिण ध्रुव पे क्या है? रात। अरे दक्षिण ध्रुव पे क्या है? रात। और उत्तरी ध्रुव पे क्या है? अभी दिन। इसीलिए ये, अब पृथ्वी अपने यहीं खड़ी खड़ी ऐसे घूमती रहेगी तो बताओ उत्तरी ध्रुव पे क्या रहेगा? अभी भी दिन ही रहेगा। तो गोल्डन गति से ध्रुवों पर दिन रात बनते ही नहीं, यहीं ऐसे घूमती रहेगी तो उत्तरी ध्रुव पे तो अभी दिन ही रहेगा और दक्षिण ध्रुव पे रात रहेगी। गोल्डन गति से इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपका एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है? यही बनता है, दिन और रात को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये आपकी प्रदीप्त वृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है? अभी प्रदीप्त वृत्त कहलाती है। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके रीट 2022 में आ चुका है। मतलब आपके लेवल का क्वेश्चन है, हर छोटे छोटे एग्जाम में आ जाता है। प्रदीप्त वृत्त, तो आप समझ तो गए। और लिख इतना देंगे, दिन रात को अलग करने वाली रेखा। दिन रात को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रदीप्त वृत्त। दिन रात को अलग करने वाला वृत्त क्या कहलाता है? प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। अक्ष क्या कहलाता है? दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ओके, आज को इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। हमारी क्लास कंप्लीट हो गई, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, पृथ्वी और पृथ्वी की गतियां। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।